अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम सिदरातुल मुंतहा और आज हमने स्टार्ट करनी है अपनी चैप्टर नंबर सेकंड सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम की रिव्यू एक्सरसाइज। चलते हैं हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ। स्टूडेंट, आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको मतलब कुछ बताना चाहती हूँ कि लास्ट लेक्चर में मैंने देखा स्टूडेंट्स के कमेंट्स थे कि मैम आप उर्दू में लेक्चर दिया करें। तो स्टूडेंट्स, मैं सिर्फ लिखती इंग्लिश में हूँ, बाकी तो सब उर्दू में ही होता है लेक्चर, मतलब पूरा। इतनी डिफ़िकल्ट वर्डिंग नहीं है मतलब कि आप लोग उसको अंडरस्टैंड ना कर सकें, क्योंकि ये तो सिर्फ 9th क्लास है ना। 9th क्लास में आप उर्दू में बायोलॉजी रख सकते हैं, बट एफएससी में कंपलसरी है कि आपने इंग्लिश में ही बायोलॉजी पढ़नी है। उसमें ऑप्शन नहीं है आप लोगों के पास कि आप उर्दू में भी रख सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद भी अगर फिर भी आप लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा, लेक्चर में से कोई पॉइंट क्लियर नहीं हो रहा, कोई ऐसी वर्डिंग है जो समझ नहीं आ रही, तो आप वो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आई विल एक्सप्लेन यू सून। जिस तरह आप लोगों के कमेंट्स आते जाएंगे, मैं आप लोगों को वैसे वैसे एक्सप्लेन करती जाऊंगी, आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब हम देखते हैं सेकंड चैप्टर की रिव्यू एक्सरसाइज। प्रीवियस लेक्चर में हमने अपना सेकंड चैप्टर कंप्लीट किया था, सारे लेक्चर्स को डिटेल से पढ़ा था। आज हम स्टार्ट करते हैं रिव्यू एक्सरसाइज। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस का, और बोर्ड में भी आपका फर्स्ट क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस का ही होता है, जो कि 12 मार्क्स का होता है। 12 मार्क्स के एमसीक्यूज़ आते हैं, ठीक है। और जो चैप्टर नंबर सेकंड है, इसमें से 2 एमसीक्यूज़ बनते हैं हर साल फ्रॉम चैप्टर सेकंड, ठीक है स्टूडेंट्स। देखते हैं फर्स्ट एमसीक्यूज़। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ करेक्ट सीक्वेंस इन अ बायोलॉजिकल मेथड। हमने डिस्कस किया था ये अपने वेरी फर्स्ट लेक्चर में कि जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है उसको जब हम सॉल्व कर रहे होते हैं तो उसके कुछ स्टेप्स होते हैं। वो स्टेप्स की सीक्वेंस क्या था, अब हम वो उसको रिवाइज करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आया था, हमने क्या करना था, ऑब्जर्वेशन, उसके बाद हाइपोथेसिस, देन डिडक्शन और फिर एक्सपेरिमेंटेशन होती है। सो द ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। सबसे पहले ऑब्जर्वेशन, फिर हाइपोथेसिस, डिडक्शन एंड देन एक्सपेरिमेंटेशन। नेक्स्ट हम सेकंड एमसीक्यूज देखते हैं। विच ऑफ दीज इज़ नॉट अ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस की करेक्टरिस्टिक्स क्या नहीं है इनमें से। हमने स्टूडेंट क्या देखा था कि जो हाइपोथेसिस होता है वो क्या होता है, टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन होती है। मीन टू से दैट कि वो 50-50 होता है कि वो रिजेक्टेड भी हो सकती है और उसको आगे अप्रूवल भी मिल सकता है आफ्टर द एक्सपेरिमेंटेशन। सो ये ज़रूरी नहीं होता कि हाइपोथेसिस जो है वो ला ही बनेगा, ये उसके आगे थ्योरी पेश की जाएगी, ये ज़रूरी नहीं है। वो रिजेक्ट भी हो सकता है और वो अप्रूव भी हो सकता है, 50-50 होता है। सो इसका है ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, के मस्ट बी करेक्ट। इन्होंने स्टेटमेंट में ये पूछा है कि कौन सी चीज़ है जो कि खसूसियत नहीं रखती, नहीं वर्ड नॉट यूज़ किया गया है। सो वो है मस्ट बी करेक्ट, की ज़रूरी नहीं है कि ये करेक्ट हो, ये बात गलत है हाइपोथेसिस में, ठीक है। वो 50-50 चांसेस रखते हैं कि उसने आगे अप्रूवल होना है या उसकी रिजेक्शन हो जाएगी हाइपोथेसिस की। नेक्स्ट हम देखते हैं एमसीक्यूज नंबर थर्ड। एट विच पॉइंट इज़ अ बायोलॉजिस्ट मोस्ट लाइकली टू यूज़ रीजनिंग। बायोलॉजिस्ट रीजनिंग का पेश करते हैं। स्टूडेंट्स, रीजनिंग और रीजनिंग का मतलब क्या होता है कि सोचना किसी चीज़ के बारे में, ठीक है, अपनी राय पेश करना या उसके ऊपर किसी चीज़ के ऊपर बहस करना, ठीक है। तो ये कब होता है, जब साइंटिस्ट ने हाइपोथेसिस, साइंटिस्ट जो होते हैं वर्क कर रहे होते हैं हाइपोथेसिस के ऊपर, या एक बायोलॉजिस्ट वर्क कर रहा होता है हाइपोथेसिस के ऊपर। तो हाइपोथेसिस में ये देखा जा रहा होता है ना कि जो स्टेटमेंट है वो अदर ट्रू है या फॉल्स है, उसके ऊपर सारी जो बहस हो रही होती है, ठीक है। ये सारी क्या कहलाती है, ये रीजनिंग होती है। जाहिर सी बात है, जब हम रीजनिंग करते हैं तो हम ऑब्जर्वेशन तो नहीं करते ना, रीजनिंग के अंदर हम लोग बहस करते हैं एक दूसरे से। साइंटिस्ट बहस ये नहीं कि लड़ाई झगड़ा, मतलब अपने अपने व्यूज़ पेश करते हैं। तो वो क्या होती है, रीजनिंग कब दी जाती है, ड्यूरिंग दी हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 4। A hypothesis must be testable to be scientifically valid. Being testable means that, उन्होंने पूछा है कि जो हाइपोथेसिस है वो साइंटिफिकली वैलिड है या मस्ट बी टेस्टेबल है। तो क्यों है, क्योंकि जब हम हाइपोथेसिस कोई भी चीज़ अगर जब हाइपोथेसिस पेश किया जाता है
तो हाइपोथेसिस से नेक्स्ट उसका स्टेप क्या होता है, डिडक्शन, और डिडक्शन के बाद उसकी एक्सपेरिमेंटेशन की जाती है। और एक्सपेरिमेंटेशन हमने पढ़ा था कि दो तरह के होते हैं, दो तरह के ग्रुप्स थे, एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप था और दूसरा कंट्रोल ग्रुप था। तो हमने स्टडी ये किया था कि जो कंट्रोल ग्रुप था वो सबसे बेस्ट था, तो जो साइंटिस्ट और बायोलॉजिस्ट हैं वो कंट्रोल ग्रुप को यूज़ करते हैं। सो इसका ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन कि ओनली अ कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट कैन इंडिकेट करता है कि वेदर द हाइपोथेसिस इज करेक्ट और इनकरेक्ट, कि ये करेक्ट है या नहीं है। ठीक है, उन्होंने यही पूछा है कि हाइपोथेसिस मस्ट बी टेस्टेबल टू बी साइंटिफिकली वैलिड, कि वो वैलिड है या नहीं है। सो टेस्टेबल का मतलब क्या है, टेस्टेबल का मतलब यही है कि जो कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट था उसने बताया था, जो कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट थे उनसे एक्सपेरिमेंट हुआ था और देन उसने इंडिकेट किया था कि वेदर द हाइपोथेसिस इज करेक्ट और इनकरेक्ट। नेक्स्ट हम देखते हैं MCQs नंबर 5, व्हाट वुड बी द बेस्ट एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन फॉर टेस्टिंग अ हाइपोथेसिस, what bean plants require sodium। इसमें ये पूछा है कि हमने हाइपोथेसिस पेश करना है अपना अपना हाइपोथेसिस ये है कि एक बीन प्लांट है। ठीक है, ये हाइपोथेसिस क्या होता है, कोई भी जनरल स्टेटमेंट होती है, तो ये एक जनरल स्टेटमेंट है कि बीन प्लांट्स रिक्वायर सोडियम, कि बीन जो प्लांट्स हैं उनको सोडियम की रिक्वायर होती है, ये नहीं होती, ये एक हाइपोथेसिस है। और इसको हमने बताना है कि इसका एक्सपेरिमेंटल बेस्ट डिज़ाइन क्या है, इस यानी कि इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करने हैं। तो हम इस हाइपोथेसिस को किस तरह से एक्सपेरिमेंटेशन में लेके जा सकते हैं, इसी तरह से ना कि अगर हम ये देख लें कि बीन प्लांट्स को हम ग्रो करवाते हैं विद सोडियम और विदाउट सोडियम, दोनों तरह से ग्रो करवाते हैं। सो हमें स्टेटमेंट मिल जाएगी कि बीन प्लांट्स सोडियम के लिए एसेंशियल हैं या नहीं है। सो हम क्या करवाएंगे, बीन प्लांट्स को ग्रो करवाएंगे सोडियम के साथ, इस तरह से हमारी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम देखते हैं MCQs नंबर 6। अ गार्डनर सीज अ लार्ज स्नेक नियर बाय, ही नोज दैट जनरली स्नेक स्टिंग, सो द गार्डनर रेन अवे, द गार्डनर डिड विच ऑफ द फॉलोइंग। स्टूडेंट, गार्डनर है, उसने अपने गार्डन में एक सांप को देखा और अब वो ये जानता है कि जो सांप है वो काट लेता है, तो वो क्या किया, वो भाग गया। तो उसने क्या किया, क्या उसने इस पर कोई रीजनिंग पेश की या कोई थ्योरी पेश की, नहीं की ना, सिर्फ गार्डनर था। ठीक है, उसने ये देखा, मतलब कि ये ऑब्ज़र्व किया, उसने ये तो नहीं सोचा कि सांप क्यों है, कहाँ से आया है, मेरे गार्डन में क्या कर रहा है। अगर वो ये सब कुछ थिंकिंग करता, सोचता, तो वो उसकी रीजनिंग होती। ठीक है, बट उसने सिर्फ ऑब्ज़र्व किया, एक सांप है और उसने ये सोचा कि ये काट लेता है, वो भाग गया वहाँ से, उसने ना कोई स्टेटमेंट पेश की। ठीक है, सो इसने क्या किया, सिंपल ऑब्जर्वेशन किया। नेक्स्ट हम देखते हैं MCQs नंबर 7। अ साइंटिफिक थ्योरी हैज़ विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़। कि एक जो साइंटिफिक थ्योरी है वो कौन सी प्रॉपर्टीज़ रखती है। थ्योरी क्या होता है, थ्योरी ये होती है कि जब हाइपोथेसिस परफॉर्म किया जा रहा हो, एक्सपेरिमेंटेशन परफॉर्म की जा रही हो हाइपोथेसिस के ऊपर, और वो हाइपोथेसिस जो है वो रॉन्ग प्रूव ना हो, ठीक है, तो वो थ्योरी बन जाता है। बट ये कोई श्योरिटी नहीं होती कि जो थ्योरी है वो लॉ भी बनेगा। ठीक है, तो वो थ्योरी है वो भी रिजेक्ट हो सकती है। सो अगर हम ऑप्शन बी देखें, इट कैन नॉट बी रिजेक्टेड, तो ये बात गलत है, क्योंकि थ्योरी रिजेक्ट हो सकती है। और इट हैज़ बीन एब्सोल्युटली प्रूवन, ये भी ज़रूरी नहीं कि थ्योरी को अप्रूवल मिले। नेक्स्ट, इट डज़ नॉट नीड टू बी अल्टरनेटेड इन द राइट ऑफ न्यू एविडेंस, ये भी राइट ऑप्शन नहीं। सो इसका राइट ऑप्शन है ए। इट एग्रीज विद द अवेलेबल एविडेंस, कि जो भी एविडेंस उसको दिया जाता है वो उसके साथ ही मतलब खुश रहती है, उसके साथ ही एग्री हो जाती है, क्योंकि थ्योरी भी कंफर्म नहीं होती कि वो आगे लॉ बनेगी या नहीं होगी। थ्योरी भी रिजेक्ट हो सकती है, बट लॉ इज़ द थिंग कभी रिजेक्ट नहीं होता, क्योंकि वो लॉ बन जाता है। और लॉ जो होता है वो एक नेचुरल फैक्ट होता है जिसको झुटलाया नहीं जा सकता। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट MCQs है, experimentation is only a step of the scientific process but it is very important because it always, इसको देखते हैं कहते कि ना क्या एक्सपेरिमेंटेशन ओनली स्टेप होता है साइंटिफिक प्रोसेस का, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट भी होता है। बिकॉज क्यों इम्पॉर्टेंट होता है एक्सपेरिमेंटेशन, क्योंकि स्टूडेंट्स जब हम एक्सपेरिमेंटेशन परफॉर्म कर रहे होते हैं तो एक्सपेरिमेंटेशन वो पॉइंट होता है जब थ्योरी को या तो रिजेक्ट किया जाता है या तो अप्रूवल मिल जाता है कि ये आगे थ्योरी बनेगी या ये आगे लॉ बनेगा। सो जो एक्सपेरिमेंटेशन होता है इज़ द मोस्ट बेसिक स्टेप इन सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, ये बायोलॉजिकल मेथड का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। सो हम देखते हैं फर्स्ट ऑप्शन गिव्स द बायोलॉजिस्ट अ करेक्ट रिजल्ट, क्या एक्सपेरिमेंटेशन जो होता है वो करेक्ट रिजल्ट देता है? नहीं, ये ज़रूरी नहीं है कि एक्सपेरिमेंट्स जो परफॉर्म करें वो करेक्ट रिजल्ट दे। ठीक है,
ensures that the hypothesis can be confirmed, ये ना तो ये श्योरिटी होती है कि जो hypothesis है वो बिल्कुल सही है. नेक्स्ट, गिव साइंटिस्ट अ चांस टू वर्क इन द लेबॉर्ट्री, नॉट एट ऑल. नेक्स्ट देखते हैं ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ द राइट ऑप्शन. अलाउज रिजेक्शन ऑफ सम अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है. क्यों होता है साइंटिफिक प्रोसेस में? क्योंकि ये अलाउ करता है कि जो हाइपोथेसिस हमें गिवन था वो रिजेक्ट भी हो सकता है, या तो फिर वो अप्रूव भी हो सकता है. इन दोनों में से होता है, या तो रिजेक्शन हो जाना या तो अप्रूवल हो जाना. सो जो एक्सपेरिमेंटेशन होता है इज़ द मोस्ट बेसिक एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इन अ साइंटिफिक प्रोसेस. ये हमारे मल्टीपल चॉइस एंड हो गए फ्रॉम चैप्टर सेकेंड, दैट इज़ सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम. अब हम नेक्स्ट देखते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस के बारे में. फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन थ्योरी एंड लॉ, कि थ्योरी क्या है और लॉ क्या है. स्टूडेंट्स, थ्योरी होती है द हाइपोथेसिस दैट स्टैंड द टेस्ट ऑफ टाइम, ऑफन टेस्टेड एंड नेवर रिजेक्टेड आर कॉल्ड थ्योरीज. मीन टू से दैट, मतलब क्या है कि हाइपोथेसिस उसको टाइम टू टाइम जो है टेस्ट किया जाए. ठीक है, दो दिन बाद टेस्ट करें उसको, फिर हफ्ते के बाद टेस्ट करें, महीने के बाद टेस्ट करें, 6 महीने, साल के बाद टेस्ट करें, उसको अगेन एंड अगेन टेस्ट किया जाए, फ्रॉम टाइम टू टाइम टेस्ट किया जाए, लेकिन फिर भी वो रिजेक्ट ना हो. जो हाइपोथेसिस पेश किया गया था वो रिजेक्टेड ना हो, बल्कि वो अपनी जगह पे बिल्कुल सही हो, तो वो क्या बन जाती है? वो थ्योरी बन जाती है. थ्योरी इज सपोर्टेड बाय अ ग्रेट डील ऑफ एविडेंस. जाहिर सी बात है, जो थ्योरी होती है उसके अंदर बहुत ज़्यादा एविडेंस दिए जाते हैं किसी भी हाइपोथेसिस को थ्योरी बनाने के लिए. सो थ्योरी क्या होता है? दैट हाइपोथेसिस दैट स्टैंड द टेस्ट ऑफ टाइम, वो हाइपोथेसिस जो कि रिजेक्ट ना हो बल्कि आगे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हो उसके ऊपर और वो थ्योरी बन जाए, अप्रूव हो जाए. ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि लॉ क्या होता है. लॉ ये होता है बेसिकली कि एक साइंटिफिक लॉ इज़ अ यूनिफॉर्म और कांस्टेंट फैक्ट ऑफ नेचर. जो लॉ होता है ना, थ्योरी से नेक्स्ट स्टेप होता है लॉ. लॉ ये होता है कि यूनिफॉर्म रहता है हमेशा, यानी कि वो थ्रू आउट द लाइफ हो जाता है, चाहे एक जो साइंटिस्ट है वो रहे ना रहे, बट उसका लॉ हमेशा ज़िंदा रहता है, थ्रू आउट द लाइफ होता है, कांस्टेंट फैक्ट होता है जो कि कभी चेंज नहीं होता. इट इज़ एन इररिफ्यूटेबल थ्योरी, वो थ्योरी जो कि कभी रिजेक्ट हो ही ना सके, वो लॉ कहलाती है. ठीक है स्टूडेंट, समझ आ गई. नेक्स्ट हम देखते हैं शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज़ क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन और बेटर इन बायोलॉजिकल मेथड हाउ. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ये क्वेश्चन अक्सर बोर्ड में आता भी होता है कि जो क्वांटिटेटिव है वो क्यों बेटर समझा जाता है. क्वांटिटेटिव स्टूडेंट, क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन आर कंसीडर्ड मोर एक्यूरेट, मोर ज़्यादा एक्यूरेट समझी जाती है देन क्वालिटेटिव वंस. क्यों? क्योंकि जो क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन है ना, उसको हम काउंट कर सकते हैं इन वैल्यूज़ के अंदर. जो क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन होती है उसको हम सेव कर सकते हैं फॉर सेंचुरीज़, इवन फॉर हम सेंचुरीज़ पे क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन को सेव कर सकते हैं, बिकॉज क्योंकि क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन वैल्यूज़ के अंदर होती है. एंड द फॉर्मर आर इनवेरिएबल एंड मेजरेबल एंड कैन बी रिकॉर्डेड इन टर्म्स ऑफ नंबर. जो क्वांटिटेटिव होता है वो रिकॉर्ड किया जा सकता है इन टर्म्स ऑफ नंबर्स के अंदर, जबकि क्वालिटेटिव को हम नंबर्स के अंदर रिकॉर्ड नहीं कर सकते. उसकी हम सिर्फ क्वालिटी देख सकते हैं कि ये किस तरह का है, उसका हम स्ट्रक्चर देख सकते हैं, बट हम ये नहीं कह सकते कि, या उसको हम सेव नहीं रख सकते क्वांटिटी के अंदर. ठीक है, ये इस थी कि वाई द क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन आर मोर एक्यूरेट. क्यों होती है? बिकॉज क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन जो होती हैं वो इन नंबर्स की फॉर्म में होती हैं, इन वैल्यूज़ की फॉर्म में होती हैं, और इनको हम सेव कर सकते हैं फॉर सेंचुरीज़ के लिए. इट कांट बी चेंज, ये चेंज नहीं होती, वैल्यूज़ चेंज नहीं होती. ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट हम देखते हैं द टर्म्स टू नो. टर्मिनोलॉजीज़ हैं इस चैप्टर की. फर्स्ट टर्मिनोलॉजी देखते हैं बायो इन्फॉर्मेटिक्स, के बायो इन्फॉर्मेटिक्स क्या होता है. स्टूडेंट, बायो इन्फॉर्मेटिक्स जो है बायो इन्फॉर्मेटिक्स जो है वो पार्ट होता है साइंटिफिक प्रोसेस का. ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो साइंटिस्ट होते हैं, जो बायोलॉजिस्ट होते हैं, वो रेफ़र करते हैं कि हमने जितना भी हमारा बायोलॉजिकल डाटा है, जब हमने उसको एनालाइज करना है, जब हमने इसको ऑर्गेनाइज करना है, एक जगह पे गैदर करना है, तो उसके अंदर हम कंप्यूटेशनल एंड स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स को इन्वॉल्व करेंगे. स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स कौन सी होती हैं? स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स होती हैं डाटा एनालाइज करने के लिए रेशो और प्रपोर्शन. रेशो और प्रपोर्शन, दीज आर टू स्टैटिस्टिकल मेथड्स एंड टेक्निक्स होते हैं जो कि हम अपने किसी भी बायोलॉजिकल डाटा को ऑर्गेनाइज या एनालाइज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो कि बायो इन्फॉर्मेटिक्स कहलाता है. ठीक है,
नेक्स्ट हम टर्म देखते हैं बायोलॉजिकल मेथड। स्टूडेंट बायोलॉजिकल मेथड भी जो होता है मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया था अपने वेरी फर्स्ट लेक्चर में, बट हम देखते हैं कि कोई भी ऐसा मेथड जो कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को साइंटिफिक मेथड, कोई भी ऐसा साइंटिफिक मेथड जो कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अडॉप्ट किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, वो बायोलॉजिकल मेथड कहलाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं बायोलॉजिकल प्रॉब्लम कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम होती क्या है। स्टूडेंट ऐसी प्रॉब्लम जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की वजह से होती है, ये लिटिल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से होती है, उसको हम बोलते हैं कि ये जो है बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है। ठीक है, जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है वो ये होती है कि एक जो होता है क्वेश्चन भी होता है। ठीक है, biological problem is a question related to living organism that either it is asked by someone or comes in biologist mind by himself। कि जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है वो एक लिविंग क्वेश्चन होता है कि कहीं ये लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड तो नहीं है, लिविंग ऑर्गेनिज्म ने तो क्रिएट नहीं की ये बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। ये जो क्वेश्चंस हैं ये साइंटिस्ट के माइंड में आते रहते हैं। इस तरह का जो मतलब बिहेवियर होता है वो क्या कहलाता है, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को शो करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कंट्रोल ग्रुप। स्टूडेंट कंट्रोल ग्रुप भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि ऐसा ग्रुप जिसके अंदर हर फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए। हमने ये देखा था कि हमने दो ग्रुप्स बनाए थे, एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप लिया था और सेकंड वन हमने लिया था कंट्रोल ग्रुप। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप जो था उसके अंदर हमने कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड नहीं की थी फोटोसिंथेसिस के लिए इन प्लांट्स में। कंट्रोल ग्रुप के अंदर हमने कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड की थी फॉर द फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स। सो हमने क्या देखा था, हमने दोनों ग्रुप्स को रखा कुछ दिनों के लिए और देन हमने उसके अंदर ऑब्जर्व किया कि जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप था उसके अंदर फोटोसिंथेसिस नहीं हुई जबकि कंट्रोल ग्रुप के अंदर फोटोसिंथेसिस हो गई थी। इट मीन्स क्या था कि जो कंट्रोल ग्रुप है इज़ मोर एक्यूरेट होता है इन सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम और इन अ साइंटिफिक प्रोसेस। सो जो होता है कंट्रोल ग्रुप इज़ बेटर होता है देन द एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, और जो साइंटिस्ट होते हैं वो एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए कंट्रोल ग्रुप को ही अडॉप्ट करते हैं रादर देन एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। नेक्स्ट देखते हैं डिडक्शन। डिडक्शन यही था स्टूडेंट्स के एक चीज़ को देखकर बाकी चीज़ के बारे में ऑब्जर्व कर लेना। एक चीज़ को देखा और उस बाकी सब के बारे में अंदाज़ा लगा लिया, जैसे कि डिडक्शन आर द लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं हाइपोथेसिस के। ठीक है, इसके अंदर देखा ये जाता है स्टूडेंट्स कि जो फॉर एग्ज़ाम्पल कि एक स्पैरो है, ठीक है, वो विंग्स रखती है और साइंटिस्ट है उसने सिर्फ और सिर्फ स्पैरो को देखा हुआ है। ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो ये सोचेगा कि अगर एक स्पैरो है, स्पैरो एक बर्ड है, अगर इसके पास विंग्स हैं तो दुनिया की जितनी भी बर्ड्स होंगी उन सब के पास क्या होंगे, विंग्स होंगे। ठीक है, तो ये क्या होता है, डिडक्शन होता है, मतलब कि एक चीज़ को देखकर बाकी तमाम चीज़ों के बारे में अंदाज़ा लगा लेना। इसके अंदर हम इफ़ और देन के कॉन्सिक्वेंसेस इस्तेमाल करते हैं, लॉजिक्स यूज़ होती हैं डिडक्शन के अंदर। नेक्स्ट है एक्सपेरिमेंट। स्टूडेंट एक्सपेरिमेंट वो टाइम होता है, वो पीरियड होता है जब हाइपोथेसिस को या तो रिजेक्शन मिलती है या तो फिर वो अप्रूव हो जाती है। सो जब हाइपोथेसिस गिवन होती है, जब एक हाइपोथेसिस दी जाती है तो उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं कि अदर ये फॉल्स है या ट्रू है, क्योंकि हाइपोथेसिस अ टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन वो 50-50 होता है कि या तो वो फॉल्स भी हो सकती है या तो वो ट्रू भी हो सकती है। ठीक है, सो एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं हाइपोथेसिस के ऊपर एंड एक्सपेरिमेंट जो होता है इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप होता है इन साइंटिफिक प्रोसेस के अंदर। सो नेक्स्ट हम देखते हैं एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप क्या है? एक्सपेरिमेंटल ग्रुप भी मैंने अभी एक्सप्लेन किया कंट्रोल ग्रुप के साथ ही। ठीक है, मोर एक्यूरेट इनमें से कंट्रोल ग्रुप होता है। नेक्स्ट हाइपोथेसिस। ना हाइपोथेसिस क्या होता है, ये एक टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन होती है। ठीक है, टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन होती है किसी भी ऑब्जर्वेशन की कि या तो हाइपोथेसिस फॉल्स भी हो सकता है, ट्रू भी हो सकता है, 50-50 चांसेस होते हैं। इसकी आगे कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं जो आपने वो भी स्टडी करनी है लाजमी, कि ये एक जनरल स्टेटमेंट होती है, टेस्टेबल होती है, फॉल्सेबल भी हो सकती है। देन हम देखते हैं लॉ। स्टूडेंट्स लॉ भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है और नेक्स्ट थ्योरी भी आपको एक्सप्लेन की है। ऑब्जर्वेशन हम जानते हैं, ऑब्जर्वेशन आर मेड होता है यूजुअली विद द 5 सेंसेस के साथ, दैट इज़ द विजन, हेयरिंग, स्मेल, टेस्ट एंड टच। इनके साथ हम लोग ऑब्जर्वेशन करते हैं। 2 टाइप्स की ऑब्जर्वेशन होती हैं, द फर्स्ट इज़ द क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन एंड द सेकंड वन इज़ द क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन। ठीक है, समझ आ गई आप लोगों को? नेक्स्ट ये तो थी हमारी सेकंड चैप्टर की रिव्यू एक्सरसाइज जो कि कंप्लीट हुई। बट नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट
शॉर्ट क्वेश्चंस हैं फ्रॉम चैप्टर सेकंड से, जो कि फ्रॉम द पास्ट पेपर्स में ये वो क्वेश्चंस हैं जो पास्ट पेपर्स में बार बार रिपीट हुए हैं, पिछले सालों में पेपर्स में ये आते रहे हैं क्वेश्चन। ठीक है स्टूडेंट्स, ये वो 22 क्वेश्चंस हैं और ऑलमोस्ट ये 22 क्वेश्चंस पूरे चैप्टर के तकरीबन सभी क्वेश्चंस हैं, ये वही क्वेश्चन है जो बार बार आते रहते हैं, मतलब इनसे आउट कोई भी क्वेश्चन नहीं आता, मोस्टली यही बार बार क्वेश्चंस रिपीट होते हैं फ्रॉम सेकंड चैप्टर। ये आपने लाजमी देखने हैं एक दफ़ा। मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन भी कर देती हूँ, वैसे मैंने आपको हर क्वेश्चन इसमें से एक्सप्लेन किया है, लेकिन अगर कोई ऐसा क्वेश्चन जो आपको नहीं एक्सप्लेन किया तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ इसमें। फर्स्ट है डिफ़ाइन बायोलॉजिकल मेथड, ये मैंने अभी एक्सप्लेन किया। स्टेप्स ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन किए, फर्स्ट MCQs में एक्सप्लेन किया है कि सबसे पहले रिकॉग्नाइजेशन होती है, देन ऑब्जर्वेशन, फिर हाइपोथेसिस, डिडक्शन, एक्सपेरिमेंटेशन और फिर उसको समराइज़ करना एंड देन आखिर में अपने रिजल्ट्स देना। ये जो है बेसिक स्टेप्स हैं बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के। नेक्स्ट है हाउ ऑब्जर्वेशन आर मेड, कि ऑब्जर्वेशन किस तरह से मेड की जाती है। ये अभी मैंने आपको बताया कि ऑब्जर्वेशन आर मेड विद दी बेसिकली 5 सेंसेस के साथ होती है, विजन, टेस्ट, टच, हेयरिंग एंड स्मेल। ठीक है, ये 5 विजन है। नेक्स्ट के क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन आर डिफरेंट, किस तरह से होती है फ्रॉम क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन। ये भी मैंने अभी एक्सप्लेन किया था कि क्यों होती है, क्योंकि क्वांटिटेटिव जो होती है वो इन नंबर्स की फॉर्म में होती है और क्वालिटेटिव जो होती है वो इन नंबर्स की फॉर्म में नहीं होती। राइट डाउन 2 एग्जांपल्स ऑफ द क्वालिटेटिव एंड द क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन। स्टूडेंट्स की 2 एग्जांपल्स हैं, वो भी हम देखते जाते हैं कि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन में क्या फ़र्क होता है। फर्स्ट एग्जांपल क्या है कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ कोल्डर, कि जो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो कोल्डर होता है देन दी बॉइलिंग पॉइंट। ये एग्जांपल है क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन की। और अगर इसी तरह हम क्वांटिटेटिव की देखें तो हम जानते हैं कि क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन की जो एग्जांपल्स होती हैं वो हमेशा इन टर्म्स ऑफ वैल्यूज़ होती हैं या नंबर्स की फॉर्म में होती हैं। मीन टू से दैट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ 0 डिग्री। हम अच्छी तरह जानते हैं कि जो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो 0 डिग्री होता है एंड इसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री होता है। सो मोर एक्यूरेट कौन सी है, क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन। और नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, अ लीटर ऑफ वाटर इज़ हैवियर, कि 1 लीटर वाटर का हैवियर है देन अ लीटर ऑफ एथेनॉल, 1 लीटर ऑफ एथेनॉल से। एंड इसी तरह से हम देखते हैं कि लीटर ऑफ वाटर वेट्स 1000 ग्राम्स एंड लीटर ऑफ एथेनॉल वेट्स 789 ग्राम्स। ये 2 इसके एग्जांपल्स हो गई। नेक्स्ट डिफाइन हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस भी मैंने अभी आपको डिफाइन किया और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी बताई हैं कि ये वेरी सिंपल होती है और ये टेंटेटिव आइडियाज़ होते हैं। और डिडक्शन भी आपको एक्सप्लेन कर दिया, कंट्रोल इन एक्सपेरिमेंट भी बताया, बायोलॉजिस्ट किस तरह से समराइज़ करते हैं अपने रिजल्ट्स को वो भी आपको पता है। रिलेशन क्या था क्यूनाइन एंड चिनकोना। यस, दैट्स द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दैट कम्स फ्रॉम द स्टडी ऑफ मलेरिया, कि चिनकोना और क्यूना के दरमियान में रिलेशन क्या है। स्टूडेंट्स जो ये क्यूना है ना, ये एक ट्री था, एक ट्री है, उसकी बार्क है। ठीक है, ये ट्री जो था ये किस में था, अमेरिका में था। ठीक है, ये क्यूना का ट्री अमेरिका में पाया जाता था और इसको यूरोप भेजना था हमने। हाँ ठीक है, यूरोप भेजना था। सो जो ये क्यूना जो था ये एक इफ़ेक्टिव ड्रग कंसीडर की जा रही थी इन द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया के अंदर। जब क्यूना को भेजा जा रहा था फ्रॉम अमेरिका टू यूरोप, देन कुछ मर्चेंट थे, डिसऑनेस्ट मर्चेंट थे। ठीक है, ताजिर जो थे उन्होंने क्यूना को रिप्लेस कर दिया था चिनकोना के साथ, मतलब कि भेजना क्यूना था बट उन्होंने जो है होनेस्टी नहीं दिखाई, अपनी होनेस्टी से काम नहीं किया, उन्होंने बेईमानी की दरमियान में और क्यूना की जगह चिनकोना का ट्री भेजना शुरू कर दिया यूरोप के अंदर। जबकि जो साइंटिस्ट को ये बात नहीं पता थी कि ये क्यूना नहीं चिनकोना का ट्री है, क्योंकि दोनों के अंदर रिजेम्बलेंस थी। ठीक है, चिनकोना क्लोजली रिलेशन रखता था क्यूना के साथ, दोनों के अंदर रिजेम्बलेंस थी। सो जो साइंटिस्ट थे इन्होंने बगैर कुछ सोचे समझे चिनकोना को ही एज अ क्यूना इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। बट ये देखा गया कि जो चिनकोना है वो भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव था इन द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया के अंदर। सो ये क्लोज रिलेशन है इसका, ये इनका आपस में रिलेशन यही है कि दोनों जो चिनकोना है और क्यूना दोनों ट्रीज़ जो हैं वो रिजेम्बलेंस रखते हैं और दोनों को इस्तेमाल किया जाता था, दोनों इफेक्टिव ड्रग कंसिडर हुए थे इन द स्टडी ऑफ मलेरिया के अंदर। नेक्स्ट 4 ऑब्जर्वेशन अबाउट मलेरिया, ये ऑब्जर्वेशन जो थी मलेरिया के मतलब क्या थी, ये 4 ऑब्जर्वेशन यही थी कि मलेरिया एंड मार्शी एरियाज़ कुछ रिलेशन रखते हैं। सेकंड वन इज़ क्यूनाइन इज़ इफेक्टिव ड्रग होता है फॉर ट्रीटिंग मलेरिया। नेक्स्ट इज़ ड्रिंकिंग द वाटर ऑफ मार्श
does not cause malaria, and the fourth one is the plasmodium is seen in the blood of malarial patients. ये इसकी 4 ऑब्जर्वेशन है मलेरिया की, और 2 ऑब्जर्वेशन लिखनी है। एक किंग की भी 2 ऑब्जर्वेशन थी। क्या उसने बोला था कि वो लोग जो कि बाहर सोते हैं अपने घरों से, मतलब सहन में सोते हैं, वो ज़्यादा जो है मलेरिया उनको लगता है। क्यों? क्योंकि मलेरिया जो था वो फैल रहा था मॉस्किटो के थ्रू, और मच्छर जब इंसान को काटते थे तो उससे मलेरिया ज़्यादा होता था उन लोगों को जो बाहर सो रहे होते थे। इसकी सेकंड ऑब्जर्वेशन ये थी कि वो लोग जो कि स्मोकी फायर, आग के नज़दीक सोते हैं, उनको मलेरिया नहीं होता। ये 2 इसकी ऑब्जर्वेशन थी। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोडक्टिव थ्योरी। प्रोडक्टिव थ्योरी क्या होती है स्टूडेंट्स? ये भी आप लोगों को पता है, मैंने एक्सप्लेन किया था प्रोडक्टिव थ्योरी के बारे में, कि वो थ्योरी थ्योरी जो कि फॉल्स नहीं होती, प्रूव नहीं होती, बल्कि वो एक्सपेरिमेंटेशन के मराहल को पार कर लेती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? हम प्रोडक्टिव थ्योरी बोलते हैं। नेक्स्ट, इंक्यूबेशन पीरियड। यस, इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है? इंक्यूबेशन पीरियड वो होता है कोई भी ऐसा पीरियड जिसके अंदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स अभी मेच्योर नहीं हुए होते। लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं मेच्योर नहीं होते, ठीक है, अभी वो अपने सिम्टम्स शो करने वाले होते हैं, बट सिम्टम्स उन्होंने शो नहीं किए होते, तो इसको हम क्या बोलते हैं कि वो उनका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। और जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है ये बहुत ज़्यादा वाइडली होता है। जिस तरह कि हमने मलेरिया के अंदर स्टडी किया था कि कुछ मॉस्किटोज़ जो थे उन्होंने अभी जो था अपना मलेरियल पेशेंट्स के अंदर अपना इफ़ेक्ट शो नहीं किया था, मलेरियल इफ़ेक्ट शो नहीं किया था, उनके सिम्टम्स जो थे वो मॉस्किटोज़ जो थे वो इंक्यूबेशन पीरियड में थे, ठीक है। नेक्स्ट, थ्योरी एंड लॉ आपको डिफाइन कर दिया, साइंटिफिक लॉ बता दिया। 2 एग्जांपल्स ऑफ बायोलॉजिकल लॉज। 2 एग्जांपल्स कौन सी होती हैं बायोलॉजिकल लॉज की? फर्स्ट इसकी एग्जांपल है हार्डली वेनबर्ग लॉ, एंड सेकंड इज़ द मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। ये 2 एग्जांपल्स हैं जो कि बायोलॉजिकल लॉ हैं। डिफाइन डाटा भी आपको पता है, डाटा ऑर्गेनाइज भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया, रेशियो एंड प्रपोर्शन भी एक्सप्लेन किया था, बायो इन्फॉर्मेटिक्स भी बता दिया, एंड हाउ द रिपोर्टिंग ऑफ रिजल्ट्स इज़ डन, कि किस तरह से जो रिपोर्ट करनी है रिजल्ट्स की, यानी कि रिज़ल्ट्स किस तरह से दिए जाते हैं। स्टूडेंट्स, रिज़ल्ट्स को दिए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दी एक्सपेरिमेंटेशन की बेस के ऊपर। जो भी एक्सपेरिमेंट आता है उसकी बेस के ऊपर जितनी भी सर्चिंग होती है उन सब को, या जर्नल से या बुक से जितना भी लिया जाता है उन सब को कलेक्ट जब करते हैं तो वो क्या कहलाता है? रिज़ल्ट कहलाता है। स्टूडेंट्स, इसी के साथ जो है हमारा सेकेंड चैप्टर बिल्कुल एंड हो चुका है, दैट इज़ अ सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, फॉर वॉचिंग द लेक्चर। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ हम मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं साथ दिया हुआ, ताकि हर नए आने वाला लेक्चर आप तक आसानी पहुंच सके। थैंक यू सो मच।